पुण्याञ्जलं गम्भीरोदारमुपरि नमन समन्तावतुर्या समन्तादृश्ये मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ मित्रवृंद, सभागार में समुपस्थित सभी मित्रों, आज यहाँ एक सम्मेलन आयोजित है जिस पर कुछ शब्द निवेदन करने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैं इस समूह में अपने को सम्मिलित करने की कोई योग्यता रखता हूँ। फिर भी मित्रों की इच्छा अनुसार मैं कुछ अपने विचारों को आपके सामने निवेदन करने की चेष्टा करूंगा। सर्वप्रथम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संदर्भ में मानसिक के स्वास्थ्य की और सुव्यवस्थित की पक्ष में हमें कैसा प्रवेश करना चाहिए, इस विषय में विमर्श हो रहे हैं और जिसके साथ अभिज्ञान न्याय जो स्वगौण दायित्व एवं सदाचार की पाठ्यक्रम चलाने की प्रक्रिया में है, उनके कार्यों को भी समीक्षा करने की और वह मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर विमर्श करने की प्रक्रिया में है। आप लोग अधिकांशतः 21वीं सदी की महानुभाव लोग हैं। आप एक ऐसा सभ्यता में विचरण करते हैं जो जिसको पूर्व आधुनिक सभ्यता के नाम से जाना जाते हैं। और मैं 7वीं शती की प्राचीन भारतीय नालंदा परंपरा की सभ्यता में अभी भी पड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए ये 800-900 साल की गैप हम लोगों के बीच में है, तो हमारे बीच में कैसा संवाद स्थापित हो सकेंगे, ये मुझे थोड़ा चिंताजनक लगता है कि बिल्कुल 1000 के लगभग वर्ष की पीछे रहने वाले लोग के साथ आप उत्तर आधुनिक के सभ्यता कहीं, या इसको मेरे ख्याल से सिविलाइजेशन ज्यादा ठीक होगा, सभ्यता का कुछ अपना लक्षण रहता है, तो रहने वालों के बीच में कोई बात जुड़ पाएंगे ऐसा मुझे काम लगता है। फिर भी अपने दायित्व को पूर्ण करने की दृष्टि से मैं कुछ अपने विचारों को आप सामने रखने की अनुमति चाहूंगा। इस विषय को लोग दो विभिन्न दृष्टि से देखते हैं। एक विश्व दृष्टि वो है जिसको पश्चात वाला वर्ल्ड व्यू कहते हैं। उनका दृष्टि ये है कि प्रारंभ में सत्ययुग और फिर उसके बाद
त्रेता द्वापर और कलियुग ह्रास की प्रक्रिया से चले आ रहे हैं। आज हम कलियुग की चरम सीमा पर हैं। और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि पहले हम बहुत पिछड़ा हुआ था। पत्र की समय से प्रारंभ होकर के फिर आधुनिक के, अति आधुनिक के और पूर्व आधुनिक के सिविलाइजेशन के माध्यम से आज हम उत्तर आधुनिक के पोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन में रह रहे हैं और वो भी चरम सीमा पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा एक दृष्टिकोण है। ये दोनों की दृष्टिकोण कौन सही है कौन गलत है, मैं इसमें कोई निर्णय करने वाला नहीं हूं। लेकिन एक तथ्य, चाहे जो भी हो, हम कलियुग में जी रहे हो या पोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन में जी रहे हो, एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आज जगत के सभी जीव बहुत खुश नहीं है। सब लोग किस न किस दुख से पीड़ित हैं और उन दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए कोई काम करना भी नहीं चाहते हैं। ये विडंबना हमारे सामने है। शांतिदेव ने कहा है कि दुख नहीं चाहते हुए भी दुख कारणों को संचय करने में हम लगे रहते हैं। सुख चाहते हुए भी सुख हितों को हम दुश्मन की तरह छोड़ देते हैं। ये आज की परिस्थिति यथार्थ में है। संपूर्ण विश्व में एक प्रकार से कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। उसमें प्रथम चुनौती असमता। मानव समाज में अमीर और गरीबों के बीच में जो असमता है और उसके अतिरिक्त बहुत सा ऐसा कारण है जो मनुष्य को समता की जगह से असमता में ले जाते हैं। और असमता अपने अपनी जगह पर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस असमता की विषमता की मध्य में एक संघर्ष निरंतर चल रहा है, हिंसा के रूप में। पिछले 100 वर्ष में 2 से अधिक विश्व युद्ध तथा लड़ चुके हैं और छोटे छोटे कितने युद्ध लड़ चुके हैं। लाखों लाख लोग बिना कोई कारण कत्ल कर दिया गया है और सब मात्र इसीलिए कि बाजार के व्यवसाय ठीक रहे, विशेष रूप से अस्त्र शस्त्र उत्पादन करने वालों की बाजार को ठीक रखने के लिए आपको समरण होगा। वियतनाम की लड़ाई 19 वर्ष तक खींचा था। वो जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं थे। जीतना चाहें तो एक धीमे जीत सकते थे और बंद करना चाहें तभी कर सकते थे, क्योंकि वो केवल शस्त्रों को उपयोग करके उसके बाजार को रखने की ही कोशिश थे। यथार्थ में आज संपूर्ण विश्व चंद औद्योगिकरणों की अधीन में है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी बड़ा देश हो, उस सब निर्वाचित सरकारों के माध्यम से थोड़े चलते हैं। उस सब कुछ चंद पूंजीपति लोगों के माध्यम से चलते हैं
उनके पूंजी का वृद्धि कैसा होना चाहिए वो सोचते हैं। अमेरिका पूंजीपति की वजह से चलता है तो आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन रशिया और चीन जैसा तथाकथित समयवाद की सिद्धांत को मानने का ढोंग रचते हैं, वो भी पूंजीवाद की तरीका से पूंजीवादियों की आधीन में चलता है। तो इसलिए मनुष्य अब मनुष्य नहीं है, मनुष्य संसाधन है। आपको स्मरण होगा 40-50 वर्ष पहले जो भारत स्वाधीन हुए थे तो हम लोगों के पास एक शिक्षा मंत्रालय हुआ करते थे। अब आज शिक्षा मंत्रालय नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय, मानव को संसाधन बना दिया है और उसको जैसा पूंजीपति की आवश्यकता के अनुसार एक प्रशिक्षण देना है और उनकी नौकरी के लिए उसको योग्य बनाना है। तो वो मनुष्य अपने प्रकृति क्षमता की हिसाब से या प्रकृति के इच्छा के अनुसार वे बनते नहीं। मनुष्य जैसा है कि लकड़ी है या ईंट है, पत्थर है, जो संसाधन है जिसको जो कुछ बनाना चाहे। और कभी ऐसा भी कहते हैं कि अध्यापक जो है कुंवार जैसा होता है और विद्यार्थी है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, चाहे जो चाहे उसको पूर्वा बनावे या कलश बनावे, जो कुछ बनावे वो अध्यापक बनाते हैं। तो इस सब से मनुष्य एक संसाधन के रूप में है। तो इसलिए ये आधुनिकता में स्व और पर में परंपरा की दृष्टि से स्व पर समता होता था, आज स्व श्रेष्ठ है पर गौण हो गया है। व्यक्ति और समाज में परंपरा की दृष्टि से समाज श्रेष्ठ होते थे, व्यक्ति गौण होते थे। आज व्यक्ति परम हो गए हैं और समाज गौण हो गए हैं। कर्तव्य और दायित्व में कर्तव्य, दायित्व और अधिकार, इस बीच में कर्तव्य परम होते थे और अधिकार कर्तव्य की पालन करने से अपना बन जाया करते थे। ये परंपरा की दृष्टि थे। आज अधिकार लग करके प्राप्त करना है और कर्तव्य के विषय में कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक तथाकथित यूएन संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त नहीं है, राष्ट्रों का एक समूह है जिसमें लगभग 200 से ऊपर कुछ राष्ट्र लोग अपने भागीदारी करते हैं, लेकिन उसके सारा निर्णय एक राष्ट्र के माध्यम से होता है। उसके लिए 4 या 3 राष्ट्र हैं, उसके माध्यम से सारा निर्णय होता है। लेकिन हम कहते हैं हम प्रजातंत्र के युग में जी रहे हैं, लोकतंत्र के युग में जी रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र और प्रजातंत्र का नाम दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में दिखाई नहीं देते हैं। जब सबसे बड़े संगठनों में नहीं दिखाई देंगे तो छोटे छोटे देशों में या जनपद में या क्षेत्र में नहीं होगा। वैसा भी लोकतंत्र की अर्थ होता है सहयोग, सहमत। आज लोकतंत्र के नाम पर सहयोग की जगह संघर्ष है और पक्ष विपक्ष के मध्य में शत्रुता की भावना है। पक्ष विपक्ष एक विचारधारा की दृष्टि से सबसे अच्छी चीज कैसा हो सकते हैं वो सहयोग करने के लिए पुराना जमाने में, बुद्ध के जमाने में भारत में अनेक
जनपद पूर्ण रूप से लोकतंत्र थे और उसमें सर्वसम्मति के माध्यम से सब चीज हुआ करती थी। आज लोकतंत्र भी एक विभाजित और हिंसापूर्ण संघर्ष के रूप में हमने परिणत कर दिया है। तो ऐसा परिस्थिति में अब मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, ये सोचना बहुत लोगों के लिए अनिवार्य हो गए। इस पृथ्वी पर मानव जात 100 वर्ष के बाद जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये प्रश्न चिन्ह बहुत उग्र रूप से उत्पन्न हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आजकल की जो साइंसदान हैं उन लोगों के माध्यम से जो पर्यावरण की प्रदूषण हुआ है और पृथ्वी की उष्णता का वृद्धि हो रही है, वो सब प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। आज से 50 वर्ष बाद ये पृथ्वी मनुष्य की रहने लायक रहेंगे नहीं रहेंगे, ये संशय है। तथाकथित जानकार साइंसदान लोगों के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि उसको कैसा रोकना है ये कोई नहीं सोचता है। 17 सूत्री प्रोग्राम कार्यक्रम बनाया था 4-5 साल पहले ही, उस पर कोई कार्यान्वयन करने की लोग नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति में मनुष्य एक संसाधन के रूप में कुछ पूंजीपति लोगों के हित के लिए संपूर्ण विनाश को प्राप्त होंगे या इसका कुछ भविष्य बचेगा, ये प्रश्न चिन्ह हम लोगों के सामने बहुत ही विकराल रूप से उपस्थित हैं। तो जिसकी उत्तर देने वाला कोई नहीं है। हिंसा के विरुद्ध, संघर्ष के विरुद्ध, पर्यावरण के प्रदूषण, अक्षमता, गरीबी और उसके अतिरिक्त एक नौकरी नहीं मिलने का भी समस्या। ये समस्या कोई बात आया हुआ नहीं है। गांधी जी की जो विचार था स्वावलंबी की, स्वराज की, तो उस विचार को छोड़ करके हम लोग आधारित जीवन शैली अपनाना चाहते हैं और अपने से अपने जीवन को संपूर्ण करने की चेष्टा न करनी पड़े। इस मानसिकता के चलते हम कुछ अच्छा पढ़ने के बाद कोई वेतनभोगी नौकरी बनना चाहता है, स्वावलंबी नहीं रहना चाहते हैं, वो भी एक नए समस्या के रूप में है। इन सबको देखते हुए हमें क्या करना है? परम चौदानंद दलाई लामा ने पिछले 60-65 वर्षों में संपूर्ण विश्व की इस परिस्थिति को देखा, तो उनको ये अनुभव हुआ कि ये सारे जो समस्या है वो मनुष्य ने स्वयं उत्पन्न किया है। कैसे उत्पन्न किया है? मानव की मूल चित्त वृत्ति को छोड़ दिया है। मौलिक चित्त वृत्ति को छोड़ करके कृत्रिम चित्त वृत्ति के माध्यम से काम करना शुरू किया है। तो इसलिए जब तक कि मानव की मूल चित्त को पुनः स्थापित नहीं होंगे तो कोई भी वैश्विक के समस्याओं का समाधान खोजना बहुत कठिन होंगे। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने प्रथमतः सार्वभौम दायित्व की, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शिक्षा दी। वो पश्चात देशों में काफी लोकप्रिय हुए हैं, उस पर बहुत काम भी हुआ है। तो दूसरा मानव मूल्यों की, सेकुलर एथिक्स की बात किए हैं।
पुराने जमाने में धर्म के माध्यम से लोगों की शील को, सदाचार को सुरक्षित रखते थे। अब सभी धर्म में मनुष्य को एक सदाचारी के रूप में रखने में अक्षम हो चुका है, क्योंकि धर्म भी मेरे धर्म उसके धर्म विभाजित हो गया है। जहां मैं आ जाता है वहां कुछ भी नहीं रहते हैं। तो धर्म को मेरे धर्म या मेरे देश की धर्म, मेरे समूह की धर्म, उसमें मैं की एक प्रकार से प्रवेश होने से धर्म दूषित हो गया। तो इसलिए आप धर्म से हट करके एक धर्म आधारित ना होकर के धर्म निरपेक्ष रूप में सदाचार को वृद्धि करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस दृष्टि से सी लर्निंग या स्वगुण सदाचार जैसा न्याय या एमरी विश्वविद्यालय के माध्यम से सी लर्निंग की अब काफी व्यापक रूप में ये वो है। पश्चात देशों में अभी मुझे सूचना मिली कि यूक्रेन में भी इसका प्रशिक्षण कभी जोर हो रहा है। तो इस संघर्षपूर्ण समय में ये सी लर्निंग के माध्यम से जो प्रशिक्षित हैं उन लोगों को काफी लाभ हुआ, ऐसा सुनने में आया है। तो ये दोनों सर्वगुण दायित्व की उपदेश, सेकुलर एथिक्स के उपदेश और सर्वगुण एथिक्स की उपदेश, ये सब आज के परिपेक्ष में विशेष रूप से लोग मानसिक अस्वस्थ के माध्यम से ये सारा चीज हो रही है। मौलिक चित्त की हरास के कारण वैसा शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक स्वास्थ्य के बिना होना संभव नहीं है। आयुर्वेद और चिकित्सा विद्या दोनों का कहना यह है कि अस्वास्थ्य के कारण वात, पित्त और कफ ये तीन रोग के मूल हैं। ये तीनों रोग के मूल राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होता है। ये प्राचीन भारतीय विद्या की स्थापना है। तो इसलिए अगर किसी को स्वास्थ्य की कामना हो तो वो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य की ओर देखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो आज इस सम्मेलन में NAP 2020 के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के विषय में विचार विमर्श होने जा रही हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वैसा NAP 2020 बहुत स्वागत योग है। जब ये तैयार किया जा रहे थे तो हम लोगों के पास भी सुझाव के लिए आया करते थे, तो मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। मुझे मालूम था ये बहुत कुछ क्रांतिकारी काम इससे होना अभी संभव नहीं लग रहा। हम लोगों को याद है राधा कृष्ण आयोग से लेकर के आचार्य रामामूर्ति आयोग तक 10-12 शिक्षा आयुक्त गठित हुए और विचार विमर्श किया गया, लेकिन आज तक मैकॉले की मूल सिद्धांतों को, विचारों को संपूर्ण रूप से निष्कर्षित करके, ग्रहण करके एक भारतीयता के आधार पर, सचमुच भारतीयता के आधार पर
कोई शिक्षा नीति बने हो। अभी तक हम एजुकेशन पर ही लटका हुआ है, शिक्षा पर तो पहुंचे ही नहीं। शिक्षा पर पहुंचेंगे तो शील, समाधि और प्रज्ञान, इसको छोड़ करके कोई शिक्षा की पद्धति ना संभव नहीं है। और आज हम शील, समाधि, प्रज्ञान की बात तो दूर, मनुष्य की मौलिक चित्त अवस्था को कैसा संरचित रखा जाए, उस पर भी हम पहुंचे नहीं है। भारतवर्ष राजनीति की दृष्टि से स्वाधीन हुए 75 वर्ष बीत गया है, हम लोग अमृत काल में हैं इस समय, परंतु आज भी संस्कृति की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से स्वाधीन नहीं हुआ। जब तक संपूर्ण भारतवर्ष की उच्च शिक्षा संस्थाएं अपने अपने मातृभाषा में संपूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं होंगे, तब तक मेरे जैसा लोगों की दृष्टि में भाषा की दृष्टि से और शिक्षा की एजुकेशन की दृष्टि से स्वाधीन नहीं है, ऐसा लगता है। स्वाधीनता के अर्थ हैं स्व में अपने को स्थित करना। स्व में स्थिति करने के लिए, स्व में स्थिति करने के लिए पराधीनता की संपूर्ण प्रक्रिया से हमें निकलना होगा। तो इसलिए इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतना कर सकते हैं कि भारतीय मौलिक चित्त को पुनः स्थापित नए पीढ़ियों की मन में कैसा स्थापित किया जाए। मूल भारतीयता की चित्त भूमि प्राकृतिक रूप से प्रेम और करुणा से संबंधित रहना चाहिए। प्रेम और करुणा कोई कृत्रिम चीज नहीं है। बच्चा जन्म लेते ही वो अपने प्रकृति में प्रेम है, करुणा है, मैत्री भावना है। आज हम एक ऐसा शिक्षा संस्थान में जिसके नाम भी मैत्री है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। उस मैत्री भावना को हम कैसा पुनः स्थापित कर सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार विमर्श करके मूल भारतीयता की चित्त अवस्था में आने वाले पीढ़ी कम से कम 2047 तक भारतीयता की पुनः स्थापना को हम क्या कर सकते हैं। जगत गुरु तो बाद में बन सकते हैं, पहले हम अपने आप में स्वस्थित होना, अपने आप में परिस्थित होना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, और मेरे बात से असहमत हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय जगत।